मतलब उस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे थे। जी पंचायत शहर के चप्पे चप्पे पर उस समय पुलिस की टीम मौजूद थी, पेट्रोलिंग की जा रही थी वहाँ पर। और इतने सारे पुलिस फोर्स के बीच सरेआम 7:30 से 8 बजे के बीच में 3 गोली उन पर चलाई जाती है और हमारे प्रशासन को इस बात की कोई खबर ही नहीं लगती है। जी बिल्कुल, उस समय आरजेडी और जेडीयू की ही सरकार थी, लेकिन खैर सरकार कोई भी हो, जी बिल्कुल, हर हर सरकार का ये कर्तव्य है कि जिस जनता ने उसको प्रतिनिधि बना करके उस कुर्सी पर बैठाया है, तो हर किसी की सुरक्षा का दायित्व तो सरकार पर है, वो चाहे किसी भी पार्टी की आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या कारण आप मानती हैं? अब इसके पीछे का कारण तो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। अभी तक 7 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका जी, और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी, न्यायिक एजेंसी के हाथ में मेरा केस गया और फिर भी इतना समय होने के बाद भी कोई फैसला नहीं आ पाया है। देखिए, जिस समय घटना हुई थी उस समय हमारे यहाँ सिवान के जो सांसद थे वो बीजेपी के सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी थे। जी तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, तो उनके सहयोग से हम उस समय के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उनसे हमने मुलाकात की और एक ही चीज़ मांगूंगी कि सर ये जो घटना मेरे साथ हुई, तो वो इतनी बड़ी घटना आखिर क्यों हुई, और अगर हुई तो उसके बाद से मुझे अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला। तो मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे लिए भी न्याय चाहिए, मेरे बच्चों के लिए न्याय चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये न्याय मुझे अपने आसपास के अपने समाज के लिए चाहिए। आपने कुछ सोचा है? क्या आप पत्रकारिता में आने के लिए इच्छुक हैं? सर मैं तो मौके की तलाश में हूँ कि आज मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मेरे बच्चों को ज़रूरत है मेरी भी और कुछ आर्थिक सहायता की भी। तो लेकिन आर्थिक सहायता ना भी मिले तो जो राजदेव जी का जो एक सपना था, जो वो समाज के लिए करना चाहते थे, तो हमको अगर एक मौका मिले, वो चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या सामाजिक कार्य, सामाजिक उसमें क्षेत्र में जो भी है, तो हम उसमें आगे बढ़ कर के हम उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि समाज का कल्याण हो। फिर अभी आपने देखा होगा खबर में कि बिमल यादव की अररिया में हत्या हो गई। तो इस तरीके से लगातार पत्रकारों की हत्याओं का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा हो रहा है ये, और ऐसा ही होता है कि अगर खबर हमारे पक्ष में है तब तो सब ठीक है, अगर हमारे विरोध में है तो फिर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये घटनाएं तब तक, इन घटनाओं का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। इस तरह के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करके उनको सख्त से सख्त सजा जब तक नहीं मिलती तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा, क्योंकि पत्रकार हमारे समाज का एक स्तंभ है, उसके बिना हमारा समाज अधूरा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच इटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच इटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। सिवान के हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो रहे राजदेव रंजन के हत्या हुए तकरीबन 7 साल हो गए। 2016 में जब वे अपने दफ्तर से घर की तरफ आ रहे थे तो गोली मारकर
उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल सका है। उस वक्त भी जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी और नीतीश कुमार ने सीबीआई के हवाले केस को सौंप दिया था, लेकिन उसके बाद अभी तक उनका जो परिवार है, उनकी पत्नी है आशा रंजन, दर दर की ठोकरें खा रही हैं न्याय के लिए। अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। हम मौजूद हैं शहीद राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन जी के पास। आशा रंजन जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और अभी तक आखिर उस केस में अपडेट क्या कुछ है। आशा जी, ये बताइए कि अभी तक उस केस में क्या कुछ अपडेट है, क्या जो न्याय मिलना चाहिए, जिस तरीके से जो सज़ा मिलनी चाहिए वो तेज़ी के साथ वो कार्रवाई हो रही है या नहीं? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सिर्फ ट्रायल चल रहा है, सिर्फ ट्रायल। कब तक ये ट्रायल चलेगा अब ये मुझे नहीं पता है। नहीं पता? नहीं। कुछ इस केस से रिलेटेड आपको जो लोग हैं, चाहे सीबीआई से जुड़े लोग हैं या फिर जो कोर्ट से जुड़े लोग हैं, वो लोग कुछ जानकारी नहीं देते हैं कि अभी तक आपके केस में क्या कुछ अपडेट है? नहीं, मुझे किसी के थ्रू कोई जानकारी नहीं मिलती। जो भी अखबारों में जो खबर छपती है बस उन्हीं के थ्रू मुझे जानकारी मिलती है कि फला डेट को हमारे केस की सुनवाई थी और उसमें भी ये पता चलता है कि ना तो सीबीआई से कोई उपस्थित हुआ, ना कोई गवाह उपस्थित हुआ। तो फिर अगली तारीख दे दी गई, बस वहीं बात ख़त्म हो जाती है। और इतनी ही जानकारी है, ना ही हमसे कोई वकील, ना ही इस केस से रिलेटेड कोई हमसे संपर्क नहीं करता है। अभी तक कोई संपर्क नहीं साधा है? नहीं, अभी तक कोई नहीं साधा है। ये जो राजदेव रंजन जी की जो हत्या हुई थी, किन कारणों से हत्या हुई थी और कहाँ उस वक्त वो कहाँ जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी? कारण तो सिर्फ एक ही था, उनका काम। क्योंकि वो एक क्राइम रिपोर्टर थे और क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ लिखना उनका कर्तव्य भी था और उनका काम भी था, जो कि वो पूरी ईमानदारी के साथ करते थे और यही वजह थी कि उनकी हत्या कर दी गई। अदरवाइज उनके साथ उनकी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। तो वो दफ्तर से घर के लिए आ रहे थे और शायद उसी दौरान हत्या हुई थी उनकी? जी, दफ्तर वो बंद करके और घर के लिए ही आ रहे थे। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिवान में उस वक्त मतलब उस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे थे। जी, पंचायत। शहर के चप्पे चप्पे पर उस समय पुलिस की टीम मौजूद थी, पेट्रोलिंग की जा रही थी वहाँ पर। और इतने सारे पुलिस फोर्स के बीच सरेआम 7:30 से 8 बजे के बीच में 3 गोली उन पर चलाई जाती है और हमारे प्रशासन को इस बात की कोई खबर ही नहीं लगती है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे सिवान का। उस समय भी जेडीयू और आरजेडी की ही सरकार थी? जी बिल्कुल, उस समय आरजेडी और जेडीयू की ही सरकार थी। लेकिन खैर, सरकार कोई भी हो, जी बिल्कुल, हर सरकार का ये कर्तव्य है कि जिस जनता ने उसको प्रतिनिधि बना करके उस कुर्सी पर बैठाया है, तो हर किसी की सुरक्षा का दायित्व तो सरकार पर है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। तो इस मामले में तो उस समय जब उनकी हत्या हुई थी, आप भी धरना पर बैठी थी और उसके बाद से सरकार से डिमांड भी की गई कि सीबीआई के हवाले दिया जाए। सरकार ने दे भी दिया, नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन उसके बाद जो न्याय आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या कारण आप मानती हैं? अब इसके पीछे का कारण तो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। अभी तक 7 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका जी। और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी, न्यायिक एजेंसी के हाथ में मेरा केस गया और फिर भी इतना समय होने के बाद भी कोई फैसला नहीं आ पाया है। ये भी एक आश्चर्य की ही बात है मेरे लिए। जी। कि जिस उम्मीद के साथ मैंने सीबीआई को सौंपा था, वो उम्मीद भी अब कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है मेरी। तो इसको लेकर के आप केंद्र में किसी मंत्री से या फिर गृह मंत्री से, पीएम नरेंद्र मोदी से कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी, पूरे देश भर में चर्चा का विषय था, कभी मिलने के लिए कि इसमें न्याय हम लोग के साथ दीजिए। राजदेव जी अपनी लेखनी को लेकर के मारे गए थे, उनकी हत्या हुई थी यहाँ पे। देखिए, जिस समय घटना हुई थी उस समय हमारे यहाँ सिवान के जो सांसद थे वो बीजेपी के सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी थे। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, तो उनके सहयोग से हम उस समय के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उनसे हमने मुलाकात की
और उन्हीं को ये श्रेय जाता है कि ये केस मेरा सीबीआई को सौंपा गया। जी, तो इसके लिए श्रेय जाता है हमारे पूर्व सांसद माननीय श्री ओम प्रकाश यादव जी को और बीजेपी की पार्टी को। लेकिन खैर जो भी हुआ उसमें जो सौंपा गया उसके बाद से अब आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उतना ऊपर तक जाना। और जैसे जैसे समय बीतता गया सबका ध्यान इस ओर से हटता गया। तो हमारे लिए हमने कोशिश बहुत की कि हम ऊपर तक जाएं। फिर से एक बार हम माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मिले, लेकिन सहयोग के अभाव में हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मतलब कि कुछ लाइन अप नहीं हो पा रहा है कि आप पीएम नरेंद्र मोदी से जाकर के डायरेक्ट मिल सके। जी, कि हम कैसे उनसे मिलें, किसके थ्रू हम मिलें, कैसे हम उन तक पहुँचे अपनी बात लेकर के, ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आ रही है। और कोई सहयोग करने वाला इस समय नहीं है मेरे पास। उनसे आप किस लिए मिलना चाहती हैं? अगर आपकी मुलाकात कभी होती है किसी माध्यम से तो आप उनसे मिलकर दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर नियर जेपी चौक अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 875730969162673618। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बढ़हरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बढ़हरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300। क्या कुछ कहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से? उनसे मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांगूंगी कि सर ये जो घटना मेरे साथ हुई तो वो इतनी बड़ी घटना आखिर क्यों हुई, और अगर हुई तो उसके बाद से मुझे अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला। तो मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे लिए भी न्याय चाहिए, मेरे बच्चों के लिए न्याय चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये न्याय मुझे अपने आसपास के अपने समाज के लिए चाहिए, क्योंकि पत्रकार एक समाज का चौथा पिलर होता है, चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही कारणों से मुझे न्याय चाहिए। आशा जी, जो घटना घटी थी उसमें चश्मदीद गवाह आप थे। क्या किसी तरह की कभी कोई धमकी, केस उठा लेने की या कहीं से किसी तरह का कुछ? हाँ, घटना के कुछ दिनों के बाद तक ऐसा हुआ कि 1-2 अननोन नंबर से, जैसे विदेशी नंबर वगैरह से कॉल वगैरह आया, जिसके लिए हमने थाने में भी जिसकी रिपोर्ट हमने कराई। लेकिन उसका भी आज तक हमको कुछ नहीं पता चल पाया। थाने से भी हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला कि वो कॉल ट्रेस किया गया कि हाँ कि वो नंबर कहाँ का था, किसका था। आज तक हमको कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ जानकारी नहीं। नहीं। अच्छा, राजदेव जी अपने लेखनी को लेकर के जाने जाते थे,
अभी आप मान लीजिए कि इस्तीफा भी दे चुकी हैं, क्या आप चाहेंगे कि राजदेव जी का जो सपना अधूरा रह गया लेखनी के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो चाहते थे कि पत्रकारिता को ऊंचे आयाम तक पहुंचाने का काम करे, उस अधूरे सपने को कुछ पूरा करने के लिए आपने कुछ सोचा है? क्या आप पत्रकारिता में आने के लिए इच्छुक हैं? सर, मैं तो मौके की तलाश में हूँ कि आज मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मेरे बच्चों को ज़रूरत है मेरी भी और कुछ आर्थिक सहायता की भी। तो लेकिन आर्थिक सहायता ना भी मिले तो जो राजदेव जी का जो एक सपना था, जो वो समाज के लिए करना चाहते थे, तो हमको अगर एक मौका मिले, वो चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या सामाजिक कार्य, सामाजिक उसमें क्षेत्र में जो भी है, तो हम उसमें आगे बढ़ कर के हम उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि समाज का कल्याण हो और उसमें जो हमारे पति स्वर्गीय राजदेव रंजन की जो इच्छा अधूरी रह गई वो अब हम पूरा करें उसको। और यहाँ पे राजदेव जी की कुछ प्रतिमा भी लगाने की बात हुई थी, उस पर आपका क्या कहना है? अरे सर, वो तो मैं 7 साल से देखती आ रही हूँ। साल के एक दिन 13 मई को सारा मीडिया हाउस इकट्ठा होता है और भी लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि उनके नाम पर कोई पार्क होना चाहिए, एक उनकी मूर्ति लगानी चाहिए, लेकिन सिर्फ उस दिन तक 13 मई को ही कुछ चंद घंटों के भाषण के बाद से वो सारा काम खत्म हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद फिर किसी को याद नहीं आती, फिर 1 साल के बाद फिर वही 13 मई को ही लोगों को याद आती है राजदेव रंजन जी की। तो इस बात का मुझे बहुत कष्ट होता है, मलाल होता है पूरा इसका। बिल्कुल। अभी आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ तैयारी कर रहे हैं? बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है और बेटी तो अभी हाई स्कूल में पढ़ रही है। तो लेकिन इनके भी अब हाई एजुकेशन के लिए, उच्च से उच्चतर शिक्षा के लिए हमको इस समय ज़रूरत है आर्थिक सहयोग की। तो हमारे राज्य सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी से मेरी ये विनती है कि जो मतलब नियम के विरुद्ध जाकर के जो मेरी नौकरी मुझसे छीन ली गई है, उसको मुझे एक मौका और दिया जाए। क्योंकि अगर मैंने चुनाव लड़ा होता तो मेरी नौकरी जाती तो मुझे नहीं गम होता, लेकिन मैंने चुनाव भी नहीं लड़ा और उस समय मेरी कुछ मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि जब से उनकी हत्या हुई उसके बाद से फिर अकेले मुझे सारा करना पड़ता है, तो थोड़ी समस्या तो आती है। मैं हमेशा मानसिक तनाव में रहती हूँ, जिसके चलते वो मुझसे गलती हुई तो, लेकिन मुझसे एक छोटी सी गलती हुई, लेकिन उसको स्वीकार भी नहीं किया गया, मुझे कोई अपडेट भी नहीं किया गया। लेकिन जब मैं विद्यालय में गई तो मुझे अटेंडेंस भी नहीं बनाने दिया गया और बस वहीं से मेरा सारा काम ठप हो गया। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विनती है कि मेरी जॉब को फिर से मुझे रिज्वाइन कराया जाए, उसमें ये आदेश दिया आशा जी, अभी भी किसी तरह का डर आपको या फिर आपके परिवार को बना रहता है? देखिए, डरा जाए तो अब तो जब तक जिएंगे तब तक के लिए डर है, क्योंकि राजदेव जी की हत्या कोई सामान्य बात नहीं थी और उनका जो काम था तो वो अपना काम बखूबी करते थे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि उस काम का इतना बड़ा हर्जाना हम लोगों को भरना पड़ेगा, जो कि आज मैं और मेरे बच्चे भर रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो हमको न्याय मिले कि ताकि उससे लोगों को ये प्रेरणा मिल सके, इस तरह का काम करने वालों को ये प्रेरणा मिले कि वो फिर से ऐसा करने की कभी ना सोचें। 2016 में राजदेव जी की हत्या हुई, उसके बाद से सासाराम में धर्मेंद्र सिंह की हत्या हुई, फिर अभी आपने देखा होगा खबर में कि बीमल यादव की अररिया में हत्या हो गई। तो इस तरीके से लगातार पत्रकारों की हत्याओं का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो? क्योंकि हत्या जो हो रही है वो खबर अगर आपके पक्ष में है तो आप बिल्कुल खुश हैं और आपके अगर विपक्ष में है तो नाखुश होते हैं और इस तरह की घटनाएं घट जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगी सुरक्षा को लेकर?
देखिए, ये अगर ऐसा हो रहा है, ये और ऐसा ही होता है कि अगर खबर हमारे पक्ष में है तब तो सब ठीक है, अगर हमारे विरोध में है तो फिर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये घटनाएं तब तक, इन घटनाओं का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। इस तरह के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करके उनको सख्त से सख्त सज़ा जब तक नहीं मिलती तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा, क्योंकि पत्रकार हमारे समाज का एक स्तंभ है, उसके बिना हमारा समाज अधूरा है। तो और उस स्तंभ को खड़ा रहने के लिए हमारी सरकार को, और सरकार से ज़्यादा हम तो ये कहेंगे कि हम आम लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये आशा रंजन, जो कि शहीद राजदेव रंजन पत्रकार जो थे, उनकी पत्नी है, और आज ये न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनके आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ये सरकार से चाहती हैं कि हमें नौकरी, जो हमारी नौकरी थी वो फिर से हमें वापस दिलाई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार सरकार के माध्यम से इन लोगों ने सीबीआई से इसकी जांच की मांग की थी, उस समय दिल्ली सीबीआई के पास यह केस चला गया था, और उसके बाद जब से पटना सीबीआई के पास राजदेव रंजन हत्याकांड का केस आया, तब से बिल्कुल स्लो हो गया। इस केस में किसी तरह की कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही है। इनका मांग है कि पीएम नरेंद्र मोदी से या फिर गृह मंत्री जो है उनसे हम चाहते हैं मिलने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि राजदेव रंजन एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे और उनकी लेखनी को लेकर के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखना होगा कि कब तक ये केंद्र में जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं जो बैठे हैं, उनसे मिल पाती हैं, और क्या वाकई में राजदेव रंजन के परिवार को न्याय केंद्र सरकार कब तक दिला पाती है। क्योंकि 7 साल बीत गए राजदेव रंजन की हत्या हुए, और अब धीरे धीरे जो विश्वास है इस परिवार का अब केंद्र सरकार से उठते नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 790315।